ऑल ऑफ यू। मैं एसडी द्विवेदी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि विकास का कौन सा क्रमबद्ध पूर्वक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है, कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वो विकास के ही कुछ टॉपिक बचे रह गए थे, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स रह गए थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का जो हमारा एनर्जी बूस्टर है वो देखते हैं क्या है। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। अर्थात आपके पास विकल्प बहुत सारे हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं, आपका संकल्प निश्चित है, तो निश्चित ही तौर पे आप हमसे जुड़ करके सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे जीवन में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लानिंग करना और एक होता है गोल बनाना। अगर लाइफ में आपने गोल बना लिया, जैसे आपका गोल है प्राइमरी का शिक्षक बनना, ये आपने डिसाइड कर लिया, तो भैया ठीक है, प्राइमरी का शिक्षक बनना है, ये गोल डिसाइड है। अब ये बात दूसरी है कि अभी लॉकडाउन लग गया है, अभी हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पढ़ाई करोगा, ये अवसर है आपके लिए, आपके पास विकल्प है। लक्ष्य एकेडमी आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आया है। क्यों लेके आया भाई? इसीलिए लेके आया कि आप घर पे सुरक्षित रहिए और यहां बैठ के पढ़ाई करिए। ठीक है, तो प्लान बदल लीजिए, लेकिन कभी भी अपना गोल मत बदलिएगा। अब ऐसा नहीं कि सर अभी हमारा गोल है प्राइमरी का शिक्षक बनना, बाद में हम लेखपाल बन जाएंगे। आप अपना गोल डिसाइड कर लो, गोल डिसाइड कर लो, सफलता बहुत ही कम समय में और इतनी मीठी मिलेगी कि आपने कभी उसकी कल्पना नहीं की होगी। तो मेरा ये स्लोगन याद रखिएगा, एक बार फिर से बोल देता हूं, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प का एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। तो इसी एनर्जी के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि विकास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बेस्ड है। कल का डाउट्स कुछ लोगों ने पूछा था, उनके डाउट्स मैं क्लियर करना चाहता हूं कि उनके डाउट्स क्लियर हो जाए, जिससे कि जो उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक उमा जी हैं, उमा श्रीवास्तव जी, उनका क्वेश्चन था कि सर वर्तुलाकार, विकास वर्तुलाकार होता है, ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो विकास वर्तुलाकार होता है, ये अभी हम विकास के सिद्धांत में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका डाउट था तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। आइए देखते हैं। विकास वर्तुलाकार होता है, इसका मतलब वर्तुलाकार को इंग्लिश में कहते हैं क्या? स्पाइरल। ठीक है, दो चीजें लाइफ में होती हैं, एक होता है लीनियर, क्या होता है? लीनियर, और एक होता है क्या? स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब होता है वर्तुलाकार। ठीक है, तो जीवन में जो वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब जब आप 1 साल के थे, फिर 2 साल के हुए, फिर 3 साल के हुए, फिर 4 साल के हुए, आप हाई स्कूल पास किए, फिर इंटर पास किए, तो ये क्या होता है? ये वृद्धि है आपकी। तो ये जो वृद्धि होती है, ये सदैव क्या होती है? वो सदैव लीनियर होती है, हमेशा आपको लीनियर मिलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वृद्धि एक लिमिट तक जाने के बाद रुक जाती है, वो लीनियर मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वृद्धि जो होती है क्या वो रेखीय होती है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे यस सर, वृद्धि रेखीय होती है और मूर्त रूप में होती है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि मूर्त कौन होता है, वृद्धि या विकास? मूर्त रूप से हम जिसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, वो है वृद्धि, जो कि रेखीय होती है। इसको हम ग्रोथ वर्सेस टाइम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमको ये देखने को मिलेगा। ग्रोथ का मतलब समझिए वृद्धि, और टाइम के साथ, तो ग्रोथ और टाइम, जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे ग्रोथ बढ़ता है। लेकिन हाँ, एक लिमिट के बाद क्या हो जाता है? आपकी ग्रोथ रुक जाती है। क्लियर है? लेकिन यही विकास के लिए अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं तो आप देखेंगे कि विकास के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए जो ग्राफ टाइम के साथ आता है, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में? ये वृद्धि का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है? ये विकास का ग्राफ है। ये जो बनाया है ये स्पाइरल है, ये स्पाइरल है। क्यों? दैनिक जीवन में अभी छोटा सा एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से लेता हूं। अभी इसी लॉकडाउन के पहले, जब लॉकडाउन नहीं लगा था, ये कोविड-19 नहीं आया था, उसके पहले आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही थी, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया, आपका डेवलपमेंट क्या हुआ? आपका नॉलेज का जो इंप्लीमेंटेशन था वो क्या हुआ? किसी ने अपने नॉलेज के इंप्लीमेंटेशन को बढ़ा लिया, वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करने लगा। और कुछ लोग लॉकडाउन के चक्कर में पढ़ करके कि सर अभी पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा। अरे भाई, एग्जाम हो या ना हो, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ठीक है, तो कुछ लोग घर पे बैठ गए, उन्होंने अपने नॉलेज को बूस्टअप नहीं किया, तो क्या हो गया? उनका विकास वहां पे क्या हो गया?
धीरे धीरे कम पड़ने लगा। तो देखिए विकास जब क्लास चल रही थी तो बहुत तेजी से हुआ, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा आपका विकास मतलब आपका जो ज्ञान है वो धीरे धीरे कम होने लगा। फिर आप क्या हुआ, लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ गए। किससे जुड़ गए? लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ गए और आपका विकास फिर से शुरू हो गया इस ज्ञान के माध्यम से। तो मतलब क्या हुआ कि विकास जो होता है वो क्या हो सकता है, वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन वो सकारात्मक रूप से सोचिएगा। वो रेस्ट करना भी जरूरी था। आप 1 महीने आराम किए, 2 महीने आराम किए, लेकिन अगर यही लॉकडाउन और भी कंटिन्यूअस करेगा तो क्या आप हमेशा आराम ही करेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो विकास क्या जो होता है वो पॉजिटिवली भी काम करता है और फिर स्टेबलाइज करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए वो फिर क्या होता है, डाउन भी आता है। तो डेवलपमेंट जो होता है वो स्पाइरल फॉर्म में काम करता है, विकास जो होता है वो स्पाइरली काम करता है। क्लियर है? एक एग्जांपल मैंने लॉकडाउन का लेकर के बता दिया। दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे शेर जो है उसको लंबी छलांग अगर लगानी होती है तो वो क्या करता है, 2 कदम पीछे जाता है फिर छलांग लगाता है। ऐसा है या नहीं है? आपने अपने घरों पे बंदर देखे होंगे। बंदर को कहीं छलांग लगानी होती है तो वो क्या करता है, वो पहले पीछे जाता है और फिर दीवार को कूदता है। कूदता या नहीं कूदता? मतलब वहां वो अपने आप के अंदर विकास करने के लिए वो पीछे क्या किया, वो पीछे गया। उसका पीछे गया इसका मतलब वही नहीं कि वो उसका विकास नहीं हुआ, उसने अगले गोल को अचीव करने के लिए, अगले स्टेप को अचीव करने के लिए प्रयास किया। तो विकास का ग्राफ आपको हमेशा कैसा मिलेगा, स्पाइरल मिलेगा, और हमारे ग्रोथ का ग्राफ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्लियर है? तो दोनों में एक डिफरेंस आपको क्लियर भी हो गया होगा कि वृद्धि जो होती है, क्वेश्चन नोट करिएगा, वृद्धि मूर्त स्वरूप में होती है जबकि जो विकास होता है वो अमूर्त स्वरूप में होता है। ठीक है? वृद्धि जो होती है वो लीनियर होती है, रेखीय होती है, जबकि विकास जो होता है वो वर्तुलाकार होता, रेखीय नहीं होता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको मार्क कर लीजिए। इसी को मैं एक बार डायग्राम की हेल्प से और क्लियर करना चाहूंगा। एक बार देख लीजिए, ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे डेली लाइफ में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बेसिक स्टेज इन्फेंसी स्टेज होती है, जबकि हेल्पलेस रहता है। ठीक है? लेकिन जैसे जैसे बच्चा अपने लाइफ में ऊपर बढ़ता जाता है, क्या होता है, वो सेकेंड स्टेप में देखिए अपने फैमिली के साथ सेफ महसूस करने लगता है, थोड़ा ऊपर और जाता है, पढ़ाई लिखाई करना शुरू करता है। डिस्कवरिंग का मतलब क्या हो गया, उसके साथ जो उसके पर्यावरण में, वातावरण में खूब सारे एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज से वो सीखता है। उनसे सीखने के बाद वो स्कूल जाना शुरू करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, फिर और ऊपर जाता है, उसकी खुद की पहचान बनने लगती है, और लास्ट में वो सामाजिकरण की प्रक्रिया, हम पढ़ेंगे डिटेल में, सामाजिकरण होता है उसका, ह्यूमन बॉन्डिंग, सामाजिकरण। और जब और ऊपर जाता है तो इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके अंदर नैतिकता बहुत अच्छे से आ जाती है, इमोशनली वो दूसरों से जुड़ने लगता है, और फाइनली जब ये सारे फैक्टर्स काम कर जाते हैं तब वो कैपेबिलिटी उसके अंदर मैच्योरिटी की आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि वो परिपक्व हो चुका है। तो यहां देख रहे होंगे आप कि विकास जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये रियल में विकास जो कंसोलिडेट हो रहा है, रुक रहा है कि रुक नहीं रहा है। ये होता है ना कि अपने आप को स्टेबलाइजेशन देने के लिए विकास एक बार कंसोलिडेट पीरियड में होकर के तब जाता है। क्लियर है? तो इन्फेंसी स्टेज से मतलब शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक का विकास इस डायग्राम की हेल्प से आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार इस डायग्राम को क्लियरली देख लीजिए कि इंडिविजुअल से धीरे धीरे कलेक्टिव पॉइंट्स में जा रहा है बालक, और धीरे धीरे बालक का विकास हर स्टेप में उसके आयु वर्ग के हिसाब से, इन्फेंसी से वो कहां जाएगा, चाइल्डहुड में जाएगा, चाइल्डहुड से कहां जाएगा, एडोलसेंस में जाएगा, और जैसे जैसे उसका विकास हो रहा है वो विकास अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एक बार नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विकास क्या होता है, विकास वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था। हमारा टॉपिक जो था, जो लास्ट पॉइंट वहां पे कल हमने खत्म किया था, वहां बताया था कि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। उसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं और बता चुका हूं आपको। जो लोग आज अभी इस समय वीडियो लेक्चर से जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपके यूट्यूब चैनल पे दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। और सबसे बड़ी बात
इन वीडियो को अगर आपको वीडियो क्लियरली समझ में आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर जो है उसमें 5th पॉइंट जो विकास की प्रॉपर्टी है, विकास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है आइए देखते हैं। ये देखिए यहां लिखा हुआ है कि यह एक एकीकृत प्रक्रिया है। कल मैंने आपको बताया था एकीकृत का मतलब होता है इंटीग्रेटेड फॉर्म। क्या होता है? इंटीग्रेटेड फॉर्म, मतलब कई सारे फॉर्म मिलकर के एक स्वरूप में जब प्रदर्शित हो तो उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, तो एकीकृत है, किसने कहा है? एकीकृत की एक परिभाषा आपको मैंने ऊपर बताई थी एंडरसन साहब की, याद आ रहा होगा आपको, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि जो विकास होता है वो संरचनात्मक और प्रकार्यों का समाकलन है, और समाकलन कैसा? जटिल प्रक्रिया के रूप में है। ठीक है, तो समाकलन को भी इंटीग्रेशन कहते हैं, एकीकृत रूप ही कहते हैं। ठीक है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि संरचना का मतलब क्या? संरचना का मतलब वृद्धि से है, और जो दूसरा प्रकार है जिसको फंक्शनिंग कहते हैं उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है आपके विकास के स्वरूप से है। ठीक है, तो विकास कैसी प्रक्रिया है? एकीकृत प्रक्रिया है, जिसमें हर्लॉक ने कहा है कि इस प्रक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस पे थोड़ा मार्क करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो हर्लॉक के अनुसार विकास को अगर समझना है तो व्यक्ति की जीवन प्रक्रिया में हम एकीकृत स्वरूप देखेंगे, इंटीग्रेटेड फॉर्म देखेंगे, और एक साथ कितने प्रकार के परिवर्तन होंगे ये देखेंगे। तो विकास में कुल कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? हर्लॉक ने कुल परिवर्तन के प्रकार बताए हैं कितने? 4। कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। क्लियर है? अब कुछ लोग कहते हैं कि सर विकास के परिवर्तन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन देखिए फिर मैं कहूंगा, क्योंकि हम लोगों को लकीर का फकीर नहीं बनना है। ठीक है, लकीर का फकीर सुने हैं? लकीर का फकीर क्या होता है कि एक लोग लाइन खींच दिए हैं, उसी पर रेगुलर चलने वाला काम कर रहे हैं। ये काम सही नहीं है। आपको जो सबसे बेस्ट लगता है आज के एग्जामिनेशन की, यूपी टेट की, सी टेट की, सुपर टेट की, अदर स्टेट बोर्ड्स की, जितने भी कंपटीशन एग्जाम कराते हैं जिसमें साइकोलॉजी आता है, उनका वे ऑफ क्वेश्चनिंग हमको देखना पड़ेगा कि आखिर उनका पैटर्न क्या है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें नोट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं इन टॉपिक से बहुत सारे नोट्स हैं मेरे पास, मैं आपको बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन हमें यहाँ पे ज्ञान के साथ साथ कंपटीशन बीट करना है। तो हर्लॉक का ये क्वेश्चन हर बोर्ड में, हर जगह पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। यहाँ पे क्या है? हर्लॉक ने कहा है कि जब व्यक्ति का विकास होता है तो 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला किसमें होता है? आकार में परिवर्तन। किसमें होता है? आकार में परिवर्तन। आकार देखिए, जब आप छोटे थे तो आपकी नोज कैसी थी, तो थोड़ा बड़े होते गए तो आपकी नोज के आकार में परिवर्तन आया। मतलब आकार का मतलब क्या होगा? उसका शेप नहीं बदला, लेकिन उसकी शेप साइज बदली कि नहीं बदली? बोलिए, बदली कि नहीं बदली? आप आंख देखिए, आंख आपकी आकार छोटी थी, थोड़ी बड़ी हो गई। आपका ब्रेन छोटा था, लेकिन जैसे जैसे आपकी आयु वर्ग बढ़ती है ब्रेन बढ़ गया। आपका हाथ इतना सा था, आज हाथ इतना बड़ा हो चुका है। मतलब आपके आकार में परिवर्तन होता रहा, हो रहा है नहीं हो रहा? लेकिन यहाँ पे आकार में परिवर्तन का मतलब सिर्फ शारीरिक आकार में परिवर्तन से नहीं है, यहाँ पे मानसिक परिवर्तन को भी जोड़ के देखिए। जब बच्चा जन्म लिया तब उसका मानसिक विकास कैसा था? जैसे जैसे आप बढ़ते गए आपका शब्द भंडार बढ़ता गया, आपका भाषाई विकास होता गया, आपका संज्ञानात्मक विकास होता गया, आपकी चिंतन करने की क्षमता जो थी पहले मूर्त रूप में थी वो अमूर्त होती गई। मतलब जो चीज दिखती थी उसके आधार पे सोच सकते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए आपका क्या होगा? चिंतन बढ़ता गया। तो आपके आकार में परिवर्तन आया शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन का मतलब जिस रेशियो में आपका हाथ बड़ा है, क्या उसी रेशियो में सिर भी बड़ा है, उसकी भी साइज बड़ी है? ऐसा है क्या? नहीं है ना। मतलब कहने का ये हो गया कि अनुपातिक रूप से शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब वही मानसिक परिवर्तन की बात करूं। मानसिक परिवर्तन में किसी की सोचने की क्षमता थोड़ी थी, किसी की सोचने की क्षमता जैसे जैसे आयु वर्ग बढ़ता गया बढ़ गई। अब कोई मेंटली रिटार्डेड बालक है,
उसकी सोचने और समझने की क्षमता क्या है, आनुपातिक रूप से उस रेशियो में नहीं बढ़ेगी जिस रेशियो में आपकी एक सामान्य बालक की बढ़ेगी। तो यहां पे हमको समझना पड़ेगा कि अनुपात में परिवर्तन कोई भी हो सकता है, लेकिन वहां आनुपातिक रूप से हमारे शरीर में, हमारे संज्ञानात्मक विकास में, हमारे मानसिक विकास में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो विकास में होने वाले दो परिवर्तन आपने देख लिए, चेंज इन साइज, चेंज इन प्रोपोर्शन। अगला आता है पुराने लक्षणों का लोप, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड सिम्पटम। डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड सिम्पटम का क्या मतलब है? डिसअपीयरेंस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे जो पुराने लक्षण थे वो धीरे धीरे गायब हो गए। आप कहेंगे कैसे? इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे जब बालक जन्म लेता है तो उसके सीने में ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम कहते हैं थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? थाइमस ग्रंथि कहते हैं। और ये जो मस्तिष्क है ना, ये जो आपका ब्रेन है, इस ब्रेन में एक ग्रंथि और पाई जाती है जब बालक जन्म लेता है, उसको बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। नाम नोट करिएगा, रिपीट करता हूं, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये दोनों जब बालक जन्म लेता है तो होता है, लेकिन जैसे ही वो मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद धीरे धीरे विकास उसका शुरू होता है तो ये दोनों ग्रंथियां शरीर से गायब हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन ये पेपर में बहुत पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आपको पता है पेपर का फॉर्मेट धीरे धीरे फैक्चुअल भी हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल से फैक्चुअल पे जा रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बालक में किन्हीं दो ऐसी ग्रंथियों का नाम बताइए जो जन्म के समय तो थी लेकिन आने वाले समय में ये समाप्त हो जाती हैं। तो थाइमस ग्रंथि जो कि सीने में पाई जाती है और पीनियल ग्लैंड जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है, ये दोनों ग्रंथियों का हमारे शरीर से लोप हो जाता है। एक एग्जाम्पल ये हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं लोप होने का। जब आप बच्चे थे, आपके पापा रोज टॉफी खिलाते थे, पॉपिंस खिलाते थे, चॉकलेट खिलाते थे, तो लोग कहते थे अरे भैया ज्यादा पॉपिंस ना खिलाओ नहीं तो दंतवा खराब हो जाएगा। तो दूध का दांत 8 महीने 9 महीने में आया और धीरे धीरे टूट गया। कितने लोग के दांत खोड़े हो जाते हैं, लेकिन दांत टूटता चला गया तो क्या दोबारा दांत नहीं आया? आया ना भाई। तो क्या हुआ? पुरानी आकृतियों का लोप हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, हुआ। तीसरी बात भाषाई विकास में देखते हैं। जब आप छोटे थे तो आप बलबलाते थे। अरे बलबलाना समझते हैं ना, आवाज क्लियर ना होना। थोड़ा और बड़े हुए तुतलाते थे, तुतला के बोलते थे। थोड़ा और बड़े हुए स्कूल जाने लगे, थोड़ी सभ्यता आ गई, नैतिकता आ गई और धीरे धीरे आपका विकास होता गया। और आज आप ये जानते हैं कि घर पे रहना है तो कैसे बोलना है, अपने से बड़ों से कैसे बात करना है, लैंग्वेज कब कहाँ कौन सा यूज करना है। ये क्या है? पुरानी आकृतियों का लोप हुआ कि नहीं हुआ? क्या आज भी आप अपने घर में सबके सामने तुतलाते हैं? तुतलाएंगे आपके ऊपर कमेंट होगा। तो क्या हुआ? पुरानी आकृतियों का लोप होता है। ठीक है, अगला है नए लक्षणों का उदय, अपीयरेंस ऑफ न्यू सिम्पटम। आपके शरीर में जब आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, आपके शरीर में जब युवा अवस्था आती है जिसको आप कहते हैं किशोरावस्था, या यूं कह लीजिए जिसको आप कहते हैं मैच्योरिटी की एज, तो आपका शारीरिक परिवर्तन होता है ना। तो शारीरिक परिवर्तन होता है जो कि जन्म के समय आपके शरीर में वो परिवर्तन नहीं थे, वो सिम्पटम नहीं अवेलेबल थे। तो शारीरिक रूप से आपके शरीर में क्या होता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हार्मोन्स का सेक्रीशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उन हार्मोन्स की वजह से आपके शरीर में एक आयु वर्ग 13 वर्ष 14 वर्ष में चेंजिंग आती है और बालक किशोरावस्था में चला जाता है। तो शरीर में नए सिम्पटम का आना। तो आपने देखा हरलॉक ने कुल मिलाकर के विकास के द्वारा होने वाले परिवर्तनों की संख्या कितनी बताई है? 4। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का लोप होना और चौथा है नए लक्षणों का उदय होना। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर जो है वो छत्तीसगढ़ टीईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा कि किसी बालक में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से आकार में, अनुपात में, पुराने लक्षणों में और नए लक्षणों के उदय होने में। क्लियर है? चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जो विकास को लेकर के है कि यह एक संगठनात्मक व्यवस्थित प्रक्रिया है। भाई संगठनात्मक है या नहीं है, जरा ये बताइए। ये बताइए कि आपका शरीर संगठनात्मक शरीर है या नहीं है? आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर है, 2 आंख है, तो क्या है? ये संगठन ही तो है भाई। ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका शारीरिक विकास हुआ है ना। कहीं ऐसा हो जाता कि एक हाथ 5 मीटर का हो जाता और एक हाथ 1 फीट का होता तो क्या होता?
क्या ये संगठनात्मक रहता? कभी नहीं रहता। अच्छा ये बताइए, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा टीवी पे आता है चाणक्य लड़का एक आता है कि नहीं आता है? उसका देखिए जरा सा, कितना कम उम्र का है लेकिन ज्ञान कितना ज्यादा है। कहां से आ गया ज्ञान? अब उसका विकास ज्यादा हो गया? विकास ज्यादा नहीं हो गया, उसके अंदर जो परिवर्तन हुए उसके वातावरण के अनुसार वो और अच्छा वातावरण मिला तो उसका विकास अच्छा हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा ये बॉडी स्ट्रक्चर काम करता है। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है, इस टॉप पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, इसको नोट करिएगा कि क्या विकास एक संगठनात्मक प्रक्रिया है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है? यस सर, विकास एक संगठनात्मक प्रक्रिया है, संगठन के रूप में चलता है, ना कि असंगठित होकर चलता है। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, यह अनुवांशिकी तथा वातावरण का उत्पाद है। नोट करिएगा, आ गया 1000 रुपए का क्वेश्चन। कितने का? 1000 रुपए का क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि ये 2 पॉइंट अपने आप में मनोविज्ञान में मैंने जो देखा है, हर साल पॉइंट को नोट करिएगा, हर साल एक ही क्वेश्चन आता है इस पॉइंट से, लेकिन आता ही आता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करिए। क्या? यह अनुवांशिकता तथा वातावरण का उत्पाद है। उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट है। तो पूछता है कि विकास अनुवांशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया का परिणाम है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? सर एकदम सही है। विकास अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक, क्लियर है? लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला लिख देता हूं, यहां पे ये फॉर्मेट है कि विकास जो होता है, विकास बराबर होता है H, मतलब ये H का मतलब हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाई T, दैट इज इन्वायरमेंट। मतलब विकास जो होता है वो आपकी अनुवांशिकता और वातावरण इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, अर्थात उत्पाद होता है, ना कि योगफल होता है। क्वेश्चन आता है कि विकास अनुवांशिकता और वातावरण का है, योगफल है, उत्पाद है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है? योगफल नहीं है सर, वो उत्पाद होता है। तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि विकास जो होता है He होता है, ही। ठीक है? He का मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट होता है। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, एक पॉइंट और नोट करिएगा इसको। इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि विकास जो होता है अनुवांशिकता और वातावरण का क्या होता है? अनुवांशिकता और वातावरण का प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, गुणनफल होता है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो यह स्टेटमेंट दिया है वुडवर्थ साहब ने। किसने दिया है? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने दिया है। तो विकास अनुवांशिकता और वातावरण का उत्पाद है, ये कहा है वुडवर्थ साहब ने कहा। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि विकास जो है उसका आकलन किया जा सकता है। ये मैंने पहले भी बताया है आपको कि विकास का आकलन किया जा सकता है। आप जानते हैं ना, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उसने क्लास 10th के लिए सीसी पैटर्न लाया था, आपको पता होगा। और सीसी पैटर्न ने बच्चों की जो हैबिट थी पढ़ने की वो एकदम से खराब कर दी। वहां पे 2 टर्म आए थे, अगर आपको याद हो, कि FA और SA। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब ही है आकलन करना। मुझे आपका विकास हुआ या नहीं हुआ, अरे भाई आप पहले मोटरसाइकिल चलते थे, आज 4 व्हीलर से चल रहे हैं, तो मान लिया जाएगा हाँ भाई विकास कर रहे हैं। अब वो विकास कहां से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तो कौन जानता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि विकास को लेकर के हम यहाँ पे सिर्फ उसका मापन नहीं कर सकते, हम उसका क्या कर सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आकलन कर सकते हैं। तो क्योंकि विकास के लिए यहां पे मेजरमेंट वर्ड यूज नहीं होगा, सिर्फ असेसमेंट होगा। तो विकास का सिर्फ आकलन किया सकता है, उसका मापन नहीं किया सकता है। क्लियर है? चलिए, तो विकास का आकलन किया सकता है।
अगला पॉइंट है कि विकास के आधार क्या है, किस आधार पे हम कह सकते हैं कि आपका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे कहेंगे। ठीक है, आप बताइए आपका विकास कैसे हुआ। सिंपल सी बात है कि सर विकास होने के लिए हम भी उन्हीं 4 प्रक्रियाओं से गुजर के आए जिससे आप होके आए। कौन सी 4 प्रक्रिया? सर गर्भावस्था से, सर शैशवावस्था से, सर बाल्यावस्था से, किशोरावस्था, और किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था के बीच में भी हम चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जीवन जो है एक सीक्वेंस से चलता है। ठीक है, तो विकास के आधार क्या हैं? तो आप देखेंगे कि विकास के लिए 2 आधार होते हैं, एक है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। देखिए भाई, वातावरण एक सामान्य सा शब्द है जिसको बोलते हैं पर्यावरण भी कहते हैं, और पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों ओर का आवरण। हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे चारों तरफ का जो आवरण है, चारों तरफ की जो विषय वस्तुएं हैं, उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? वातावरण में करते हैं। तो वातावरण मतलब हमारे चारों ओर के आवरण जो हमको घेरे हुए, उनका हमारे ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। ठीक है, इसके बारे में हम एक नया चैप्टर जब पढ़ेंगे अनुवांशिकता और वातावरण, तो वहां डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन फिलहाल विकास होने के लिए सबसे बड़ी जरूरत किसकी है? वातावरण की, और दूसरी जरूरत क्या है? वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम का एक क्वेश्चन नोट करिएगा। वंशानुक्रम को क्या कह सकते हैं? वंशानुक्रम को हम कभी कभी कहते हैं कि ये गुणसूत्रों पे आधारित। गुणसूत्र क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। हमारी बॉडी में, सेल्स में क्रोमोसोम पाया जाता है, उन क्रोमोसोम्स पे जीन पाए जाते हैं, और उन्हीं जेनेटिक जीन्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। माता पिता के लक्षण आपके अंदर आते हैं। वो लक्षण क्यों आते हैं? इस वंशानुक्रम के कारण आते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आपको पता होगा कि 2 तोतों की कहानी। दोनों तोते एक ही मां के गर्भ से उत्पन्न हुए। एक तोता राजा के यहां चला गया और एक तोता कहां चला गया? चोर के यहां चला गया। ठीक है, तो जो राजा के यहां गया उसको अच्छा व्यवहार आचरण मिला। अनुवांशिकता दोनों की एक थी। ठीक है, अनुवांशिकता दोनों की एक थी। दोनों के लिए विकास के लिए पहला स्टेप वंशानुक्रम काम कर गया, लेकिन जब वो दूसरे स्टेप पे गए तो जो राजा था, जो राजा के यहां गया था जो तोता, उसका विकास जो हुआ अच्छे वातावरण के कारण बहुत ही पॉजिटिव वे में हुआ। उसने अच्छी चीजें सीखी। लेकिन जो दूसरा था उसका भी विकास हुआ, लेकिन वातावरण खराब होने के कारण वो नेगेटिव वे में उसका विकास हुआ। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि विकास जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए विकास के आधार इन्हीं दोनों को माना गया है, वंशानुक्रम और वातावरण। विश्व में यही 2 चीजें हैं, समाज में यही 2 चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपका डेवलपमेंट कैसा होगा। ठीक है, कि अनुवांशिकता सबके साथ मिलेगी, अपने माँ बाप से मिलेगी, जिसको कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड, वो माता पिता ने दिया हुआ है, वो माता पिता के द्वारा जीन के थ्रू ट्रांसफर हुआ है हमारे शरीर में, तो वो तो वंशानुक्रम हमारे अंदर है ही है। लेकिन ये वातावरण डिसाइड करेगा कि हमारा विकास कैसा होगा। तो वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण, ये दोनों फैक्टर मिलकर के डिसाइड कर देते हैं कि आपका विकास कैसा होगा। तो विकास के आधार कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं सर, वंशानुक्रम और वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण को अभी मैंने पहले बताया, वुडवर्थ ने क्या कहा है? इसका उत्पाद होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि विकास के कारण, विकास होता क्यों है, उसका कारण क्या है? आधार तो आपने देख लिया कि बिना उसके आपका विकास होना नहीं है, कि वंशानुक्रम और वातावरण के कारण ही आपका आधार पे हम विकास की बात कर सकते हैं। लेकिन विकास के कारण, कॉजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है? तो आप देखेंगे कॉजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है। पहला है परिपक्वता, मैं पहले बता चुका हूं, इसको मैच्योरेशन कहते हैं। और दूसरा है अधिगम। क्या है? अधिगम। अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया, जिसको आप लर्निंग कहते हैं। अधिगम या सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो जीवन में आपके विकास का कारण, जीवन में आपके विकास का कारण क्या है? एक परिपक्वता है और दूसरा क्या है? अधिगम। चलिए, जैसे जैसे आपका विकास होता है, आपके अंदर जितनी ज्यादा मैच्योरिटी होती जाएगी, आपका विकास उतना अच्छा हो जाएगा। और मैच्योरिटी के साथ साथ आपको क्या चाहिए? अधिगम।
क्या चाहिए? अधिगम। ये जो परिपक्वता है ये आंतरिक कारक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि विकास के कारण में कौन सा कारक ऐसा है जो कि आंतरिक कारक है? आंतरिक कारक कौन सा होता है? परिपक्वता होता है। जबकि बाह्य कारक के रूप में कार्य करता है कौन? अधिगम काम करता है। तो अब यहां से एक क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन क्या आया है प्रीवियस ईयर? परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से है या वातावरण से है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूं, परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से है या वातावरण से है? हम जानते हैं, मैंने बोला कि परिपक्वता एक आंतरिक कारक है, तो हमारे अंदर आंतरिक कारक कौन है? वंशानुक्रम, जो माता पिता से प्राप्त हुआ है। तो जब माता पिता से प्राप्त हुआ है तो वो वंशानुक्रम अगर आंतरिक कारक है तो परिपक्वता का संबंध किससे होगा? सिंपल सी बात है, परिपक्वता का संबंध किससे होगा? वंशानुक्रम से होगा। क्लियर है? चलिए, जबकि बाह्य कारक में कौन है? अधिगम है। तो अधिगम का संबंध किससे होगा? बाह्य कारक का काम कौन करता है? वातावरण करता है। तो अधिगम का संबंध जो होता है वो वातावरण से होता है। तो दो क्वेश्चन फिर आपको यहां पे मिला कि विकास के जो कारण होते हैं उनमें कौन सा आंतरिक कारक है? तो परिपक्वता। कौन सा बाह्य कारक है? तो अधिगम। और कौन सा बाह्य कारक वातावरण से जुड़ा हुआ है? सर अधिगम जुड़ा हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं। और परिपक्वता का संबंध किससे हो गया? वंशानुक्रम से। अब मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि भी थोड़ी देर पहले कि सर विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, मैंने ये बताया। अब पेपर में आ जाएगा कि विकास जो होता है वो परिपक्वता और अधिगम का गुणनफल होता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? क्या ये क्वेश्चन सही है? जिसने आज मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा वो गारंटी है आंसर देगा कि यस सर, एकदम आपका ये क्वेश्चन जो है वो एकदम सही है, क्योंकि परिपक्वता का संबंध किससे है? वंशानुक्रम से है, जबकि अधिगम का संबंध क्या है? वातावरण से है। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि विकास के कारण आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको अभी तक के वीडियो लेक्चर में जो बेसिक चीजें बताई वो क्या क्या बता दिया आपको? विकास क्या होता है, विकास की अवधारणा मैंने आपको डिस्कस कर दी, और विकास के साथ साथ वृद्धि का विकास के साथ क्या संबंध है, विकास के कौन कौन से बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं, फंडामेंटल फैक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अब हमको जो नया पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है विकास के सिद्धांत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विकास के सिद्धांत, या कहीं कहीं पेपर में आता है विकास के नियम पढ़ना है। तो विकास के नियम हम कल के टॉपिक पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको एक क्वेश्चन है मेरा, वो क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिए, पेन और पेपर उठा लीजिए। आपको बताना है कि जो विकास होता है क्या वो सिर्फ क्रिएटिव काम करने वाला होता है या निगेटिव काम करने वाला होता है? मतलब कंस्ट्रक्टिव होता है, मतलब कुछ बनाने वाला होता है, या डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब तोड़ने वाला भी होता है। तो विकास क्या कोई चीज बनाने की प्रक्रिया को ही विकास कह सकते हैं, या फिर विकास तोड़ने की प्रक्रिया को भी विकास कह सकते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया, आप अपने मित्रों को इसको फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ये रिक्वेस्ट है। आज के वीडियो लेक्चर का जो हमारा मूल मंत्र है वो मूल मंत्र है, क्या है मूल मंत्र? कल इसी विचार के साथ मैं मिलूंगा आपके साथ। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक साथ चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचाने के बाद या पहुंचने के बाद अपने आप दिखने लगेगा। अर्थात मेरा सिर्फ यही विजन है कि लक्ष्य एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए ये जो वीडियो लेक्चर डेली प्रोवाइड करा रहा है, इसका विजन हमारा यही है कि आप हमारे साथ चलिए और रास्ता जहां तक हम आपको दिखा रहे हैं आप चलते रहिए। एक दिन वो जरूर आएगा कि आपकी मंजिल आपके पैर के नीचे होगी और आपको लगेगा कि सर हम कब पहुंच गए ये तो पता ही नहीं चला। इसीलिए कहता हूं कि लक्ष्य एकेडमी जो है वो सफलता का प्रवेश द्वार है। और इसी के साथ कल फिर मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।